जय श्री राम सभी को। देखिए, आप देख रहे हैं श्री राम एस्ट्रो गुरु चैनल, जिसमें अब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अपनी इस वीडियो में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में आपको बताते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है एक राशि को कितने अंशों तक भोगता है। 3 अंशों तक, 30 अंशों तक एक ग्रह जो है एक राशि को भोगता है। अब अंशों के आधार पे इनकी जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था तो कौन सी हो गई ग्रह की? किशोर अवस्था। पहली अवस्था हो गई किशोर अवस्था। दूसरी अवस्था होती है युवा अवस्था। दूसरी युवा अवस्था हो गई ग्रह की। तीसरी होती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती है इसकी तीसरी अवस्था। और चौथी होती है मृतावस्था। तो ग्रहों की ये 4 अवस्थाएं होती हैं डिग्रियों के आधार पे। अब देखिए, किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था के अंतर्गत यदि कोई ग्रह 3 डिग्री से और 9 डिग्री तक उस राशि को भोग रहा है, यानी उस टाइम जो है ग्रह 3 डिग्री से और 9 डिग्री के बीच है, तो ये उसकी किशोर अवस्था हो गई। अब यदि ग्रह जो है 10 डिग्री से, यानी 9 डिग्री से अधिक, 10 डिग्री से और 22 डिग्री इसके बीच है, तो ये उसकी युवा अवस्था हो गई उस ग्रह की। और मान लीजिए वो ग्रह 23 डिग्री से और 28 डिग्री तक है, तो वृद्धावस्था हो गई। और यदि कोई ग्रह 1 डिग्री से 2 डिग्री तक और 29 डिग्री से 30 डिग्री तक यदि है, तो वो उस ग्रह की मृत अवस्था कहलाती है। अब देखिए, अवस्थाओं के अनुसार ग्रह का फल का कैसे पता लगाते हैं कि भाई वो ग्रह जो है कैसा फल देगा जिस अवस्था में है वो। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि जो ग्रह युवा अवस्था में हो। किस अवस्था में? युवा अवस्था। अब युवा अवस्था कौन सी होती है? 10 डिग्री से 22 डिग्री तक। और वह ग्रह उदय भी हो, है ना। तो उदय शब्द के बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा ग्रह उदय होता है और कौन से ग्रह को अस्त माना जाता है। तो जो ग्रह युवा अवस्था और उदय होते हैं, वे ग्रह अपना पूर्ण फल देते हैं। ठीक है जी। दूसरा हो गया कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। तो किशोर अवस्था और वृद्धावस्था में जो ग्रह होते हैं वो कुछ कमजोरी के साथ अपना फल देते हैं। तीसरा हो गया आपके कि जो ग्रह मृतावस्था में है, मृत अवस्था में है
और यदि वो अस्त भी है, ग्रह अस्त भी है, तो उसका फल जो है अत्यंत ही सूक्ष्म मिलता है, अत्यंत सूक्ष्म रूप से उसका फल मिलता है, यानी कि वो अपना फल बहुत कम देता है। अब देखिए कि कोई ग्रह मान लीजिए वक्री है, तो वक्री ग्रह यानी कि चेष्टा बलि कहा जाता है इसको। तो जो ग्रह चेष्टा बलि होता है वो भी स्ट्रांग हो जाता है यदि वो नीच का होके बैठा है, अस्त का होके बैठा है ना, और वो वक्री है, तो वो उसी हिसाब से फल देता है। तो ये यदि अस्त का है या नीच का होके बैठा है और वो वक्री है या शत्रु राशि में बैठा है, तो यह मान और अर्थ इसका नाश करने वाला होता है। ठीक है जी। अब यदि अधूरा अस्त ग्रह है कोई, अधूरा अस्त ग्रह, तो वो भी कुछ कमजोरी के साथ फल देता है। अब देखिए अस्त उदय क्या होते हैं, कि कौन सा ग्रह अस्त होता है, कौन सा कब उदय कहलाता है। तो इसके हिसाब से देखते हैं, अस्तोदय के हिसाब से अस्तोदय ग्रह, तो इसमें उदय और अस्त के हिसाब से भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है जैसे मान लीजिए अस्त ग्रह है कोई, दूसरा अधूरा अस्त, और तीसरा पूर्ण उदय ग्रह कौन सा होता है। अब देखिए अस्त ग्रह किसे कहा जाता है, कि जो ग्रह सूर्य के निकट होता है, यानी जो सूर्य के समीप के अंशों पे होता है। इसको मैं समझाऊंगा आपको उदाहरण देके आगे। तो जो समीप के अंशों पे जो ग्रह है उसको अस्त का ग्रह कहा जाता है। अब अधूरा अस्त ग्रह कौन सा कहलाता है, कि जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है, उसे अधूरा अस्त ग्रह माना जाता है। तो ऐसे ग्रह अपना आधा फल ही देते हैं। और पूर्ण उदय ग्रह किसे कहा जाता है, कि जो सूर्य से 15 अंश या इससे अधिक जो है दूरी पर है, उसे पूर्ण उदय ग्रह माना जाता है। तो ये आपके हो गए अस्त ग्रह, अधूरा ग्रह और पूर्ण उदय ग्रह। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि जैसे सूर्य 22 डिग्री पर है जन्म के समय, या किसी भी कार्य के लिए देखते हैं तो सूर्य मान लीजिए 22 डिग्री पर है, और उस चार्ट में
मंगल जो है 23 डिग्री पे है, और बुध मान लीजिए 10 डिग्री पे है, और गुरु 30 डिग्री पे है। तो अब इनमें ये देखना है कि मंगल, बुध और गुरु, तो ये अस्त हैं या अधूरे अस्त हैं या उदय ग्रह हैं, तो इनका कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, मंगल देखते हैं कि 23 डिग्री पे है और सूर्य है 22 डिग्री पे। तो अब अभी अपन ने पढ़ा है कि सूर्य के जो निकट होता है समीप के अंशों पे, वो अस्त ग्रह कहलाता है। अब देखिए, सूर्य और मंगल, तो इसमें कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1 डिग्री का, यानी 22 पे सूर्य है और 23 डिग्री पे मंगल है। तो मंगल सूर्य के समीप के अंशों पे हो गए बिल्कुल। तो इसको क्या माना जाएगा कि मंगल ग्रह को अस्त माना जाएगा, और यह अपना पूर्ण फल जो है नहीं दे पाएगा। अब देखिए, बुध को देखते हैं। तो बुध है 10 डिग्री पे और सूर्य है 22 डिग्री पे। तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं कि 22 डिग्री पे हैं। 22 और 8 कितने हो गए, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री तक एक राशि को भोगते हैं। तो 8 डिग्री का तो ये हो गया डिफरेंस, और बुध फिर 10 डिग्री पे और हैं, यानी इससे आगे। तो 10 डिग्री वो हो गए प्लस 10 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो मैंने बताया कि सूर्य से जब 15 डिग्री पर या इससे अधिक पर हैं, तो वो ग्रह पूर्ण उदय ग्रह कहलाता है। तो यहाँ बुध को माना जाएगा कि वो पूर्ण उदय ग्रह है और अपना पूर्ण फल देगा। अब देखिए, जैसे गुरु को देखते हैं। तो गुरु है 30 डिग्री पे और सूर्य है अपने 22 डिग्री पे। तो अब कितना डिफरेंस हो गया, 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री 30 डिग्री। तो 8 डिग्री के अंश तक हो गया ये कि सूर्य से 8 डिग्री की दूरी पर हैं, तो वो आधा फल देंगे। तो यहाँ गुरु अधूरा अस्त कहलाएगा, कि यहाँ गुरु जो है, गुरु ग्रह अधूरे अस्त हैं और वो अपना आधा ही फल दे पाएंगे, यानी उनकी जो ताकत है जो फल देने की, वो आधी रह जाएगी। तो इस तरीके से ग्रहों के अवस्था के अनुसार, एक तो मैंने अभी आपको बताया है, रिपीट कर लेते हैं कि ग्रह की जो अवस्था है अंशों के आधार पे, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था, ये देखेंगे अपन। और अस्त उदय के हिसाब से ग्रह को देखेंगे कि वो अस्त है, पूर्ण उदय है या अधूरा अस्त है। तो इनको विचार करके चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर उस ग्रह के फल को देखेंगे कि वो कितना फल देने वाला ग्रह है। अब अगला देखिए कि बलि और उच्च बलि का और कैसे पता लगाते हैं। कि एक तो होता है सर्वोच्च बलि, एक उच्च बलि, एक बलि और एक निर्बल, यानी कि सुपर स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से कि सर्वोच्च बलि ग्रह कौन सा होता है, उस ग्रह का बल और कैसे देख सकते हैं। तो सर्वोच्च बलि ग्रह कि ग्रह एक तो केंद्र में हो, यानी कि जो केंद्र वाला ग्रह होता है वो सर्वोच्च बलि होता है, या फिर त्रिकोण में जो बैठा ग्रह होता है वो भी बलि होता है, या अपने जो है परमोच्च में हो, परमोच्च अंश में
बैठा हो। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि परमोच्च कितने डिग्री पे कौन सा ग्रह होता है। तो केंद्र, त्रिकोण, परमोच्च और उच्च, इसमें जो ग्रह हो वो सर्वोच्च बली ग्रह होता है। अब देखिए उसके बाद फिर उच्च बली। तो उच्च बली कौन सा ग्रह होता है कि जो ग्रह अपने मूल त्रिकोण में बैठा हो। तो ये देखो आगे चार्ट बनाना जो बताएंगे, तो उस चार्ट के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि केंद्र, त्रिकोण, मूल त्रिकोण, त्रिक भाव और भी हैं बहुत सारे, वो आपको उस वीडियो में बताएंगे। अभी तो आप यहाँ केवल इतना समझ लीजिए कि उच्च बली मूल त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह जो है वो उच्च बली होता है। अब इससे नीचे बली कि केवल जो बली ग्रह होता है, तो वो कौन सा? स्वग्रही है। यदि जो ग्रह स्वग्रही होकर के बैठा है, यानी कि अपने ही घर में बैठा है, तो वो बली कहलाता है। अब अपना घर कौन सा होता है वो भी आपको बताएंगे कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। राशियाँ आएंगी तब राशियों के बारे में बताएंगे, तो उनके राशियों के स्वामी के बारे में आपको बताएंगे। निर्बल, तो निर्बल ग्रह कौन सा कब हो जाता है कि यदि एक तो वो नीच राशि में बैठा है। अब उच्च राशि और नीच राशि तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में चार्ट में बता दी है कि कौन सी राशि उच्च की होती है, कौन सा ग्रह उसमें, कौन सी में नीच का होता है। तो नीच राशि का कोई ग्रह हो या वो ग्रह शत्रु राशि का हो, शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर अस्त का हो, कोई ग्रह अस्त का है, तो इनमें होने से वो ग्रह जो है निर्बल हो जाता है। वो पूर्ण रूपेण अपना फल नहीं दे पाता है, शुभ फल नहीं दे पाता है निर्बल ग्रह जो है। तो देखिए जो ग्रह फल देता है वो 4 पद देता है, यानी 4 पद के रूप में। चरण बोल दो उसको। अब यदि सर्वोच्च बली है तो पूर्ण फल देगा वो, उच्च बली है तो 3 पाद से बल है उसका, यदि बली है तो 2 पाद से हो गया, और निर्बल है तो जीरो जीरो उसका जो है बल हो गया, जीरो बल से। और यदि कोई ग्रह जो है मित्र राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो 1 पाद से वो फल देता है, यानी कि निर्बल से थोड़ा ज़्यादा फल देगा वो ग्रह जो है। अब देखिए ग्रहों के बल विचार में कि चंद्रमा के बारे में देखते हैं। कि चंद्रमा देखिए मन का कारक होता है और माता का कारक होता है। तो सबसे पहले चंद्रमा का जो है विचार करते हैं कि चंद्रबल देखा जाता है कि चंद्रबल कितना है। अब उसके बल का कैसे पता लगाते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया है सभी ग्रहों के बल के बारे में। लेकिन चंद्रमा का बल देखना है आपको, तो एक तो इसमें होता है ये मध्यम बली, दूसरा पूर्ण बली, तीसरा कि निर्बल कब होता है ये, और चौथा क्षीण चंद्रमा।
तो देखिए मध्यम बली चंद्रमा कब होते हैं कि जब ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक। अब पूर्ण बली चंद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो है पूर्ण बली चंद्रमा होता है। अब निर्बल चंद्रमा कृष्ण पक्ष षष्ठमी से और अमावस्या तक। इस समय में ये जो है निर्बल चंद्र होता है। अब देखिए क्षीण चंद्र, तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अर्धभाग से शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अर्धभाग तक यह है क्षीण चंद्र होता है। अब ये अपना बल कैसे देता है, इनमें किस तरह फल देता है, इसका फल जो है, तो जो मध्यम बली चंद्रमा है, मध्यम बली चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और दशमी तक का, तो यह सर्वसाधारण फल देता है। सर्वसाधारण फल देता है। और जो पूर्ण बली चंद्रमा होता है, ये पूर्ण बली चंद्रमा जो है सर्वश्रेष्ठ फल देता है। यह चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ बल देता है, मतलब फल देता है, उसका सर्वश्रेष्ठ बली है ये। निर्बल चंद्रमा जो होता है वो अनिष्टकारी होता है। अनिष्टकारी होता है। और क्षीण चंद्रमा जो है, क्षीण चंद्रमा जैसे पाप ग्रह जो है फल देता है, तो पापी ग्रह के तरह क्षीण चंद्रमा जो है वो फल देता है। तो ये हो गए कि ग्रह के बल के अनुसार उसका फल को कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे अध्ययन करेंगे। तब तक सबके लिए जय श्री राम।